आज पद परिचय में आज हमारा टॉपिक है क्रियापद का परिचय। क्रियापद का परिचय। क्रियापद के परिचय के लिए हमें सबसे पहले क्रिया का प्रकार, कि ये कौन सी क्रिया है। ठीक है, तो क्रिया का प्रकार, लिंग, वचन, ठीक है, वाच्य, वाच्य के बाद जो है काल, और काल के बाद जो है वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध। ये सब चीज़ें बतानी होती है। ठीक है, तो क्रिया शब्द का या क्रियापद का जब हम परिचय देते हैं तो हमें क्रिया का प्रकार, क्रिया का लिंग, वचन, उसका वाच्य, उसका काल और वाक्य में मौजूद अन्य जो पद हैं उनसे क्रिया का क्या संबंध होता है, ये सब बताना होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, और क्रिया के जो प्रकार है उनके बारे में जानेंगे कि वो प्रकार कौन कौन से हैं। तो क्रिया की परिभाषा आप सभी जानते ही हैं कि क्रिया किसे कहते हैं। जिस शब्द से, क्रिया की परिभाषा है कि जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। जैसे राम आम खाता है, तो खाना जो है वो क्रिया है, खाता जो शब्द है वो क्रिया है। तो क्रिया जो है सामान्यतः कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की कौन कौन सी? नंबर एक, सकर्मक क्रिया, और दूसरी होती है अकर्मक क्रिया। इनकी पहचान क्या है? साधारणतः इसकी अपन परिभाषा देते हैं तो उसमें ये कहते हैं कि वाक्य में जब क्रिया के साथ कर्म मौजूद हो तो उस क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। आप यूँ भी कह सकते हो कि जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता के अतिरिक्त किसी अन्य पर भी हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या करेंगे? जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता के अतिरिक्त
किसी अन्य पर हो अन्य पर भी हो, अर्थात क्रिया के साथ कर्म मौजूद हो तो सकर्मक क्रिया कहलाती है। ये जो सकर्मक क्रिया है ये दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की कैसे? एक तो होती है एक कर्मक और एक होती है द्विकर्मक। मतलब जब वाक्य में एक ही कर्म हो तो एक कर्मक क्रिया हो गई, और जब वाक्य में दो कर्म हो तो द्विकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है। दूसरी होती है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में क्या होता है? इसमें क्रिया का कर्म नहीं होता। वाक्य में जो है क्रिया का कर्म नहीं होता। या यूँ कह सकते हैं, जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव केवल कर्ता पर हो तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो क्रिया का कर्म इसमें नहीं होता, तो कर्म नहीं होने की वजह से इसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया कौन सी सकर्मक क्रिया है, कौन सी अकर्मक क्रिया है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर अपन लें, पहला मैंने जो सकर्मक क्रिया का उदाहरण दिया था वो था राम आम खाता है। ये तो हो गई सकर्मक क्रिया। कैसे? जो आम है ये हो गया कर्म, ये खाना हो गई क्रिया। ठीक है, तो वाक्य में कर्म मौजूद है, इसलिए इसको बोलेंगे सकर्मक क्रिया। अब यूँ अगर अकर्मक क्रिया होती, अकर्मक क्रिया के लिए क्या होगा? वाक्य में कर्म मौजूद नहीं होता। जैसे राम खाता है, कर्म, प्रश्न रह गया क्या खाता है? तो ये जो क्रिया है ये अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, ये वाक्य से अपन को पता चल जाएगी। तो ये हमारे को पता होना चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो सकर्मक क्रिया है इसके दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया तो ये जैसे एक ही कर्म है। ठीक है, द्विकर्मक क्रिया में क्या होगा कि दो कर्म होंगे। दो कर्म कैसे? माँ बच्चे को दूध पिलाती है। ठीक है, पिलाना ये क्रिया है, मूल कर्म हो गया दूध, और बच्चा भी यहाँ पर कर्म है, कर्म का काम कर रहा। तो माँ दूध को पिलाती है, बच्चे को पिलाती है। दूध भी नहीं रखे, माँ बच्चे को पिलाती है। माँ दूध पिलाती है, तो ये दोनों जो है कर्म हो गए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो है द्विकर्मक क्रिया होगी सकर्मक की। ठीक है, इसके अलावा और जो है एक होती है प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया? प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है? हालांकि मूल तो दो ही क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है
कि कोई काम कर्ता खुद न करके किसी और से करवाता है। जैसे सरपंच ने तालाब खुदवाया, कर्ता खुद उस काम को नहीं करता है, किसी और से करवाता। खुदवाया, उसने केवल पैसा दिया है, खोदने वाले दूसरे हैं, ठीक है ना। इसलिए वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है, ठीक है। ये अपन को ध्यान रखना है। तो मूल रूप से क्रिया दो प्रकार की हो गई, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब जब क्रिया पद का अपन परिचय देंगे तो हमें सबसे पहले क्रिया का प्रकार बताना होगा कि ये क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। फिर आगे जो है क्रिया का लिंग बताना होगा। ये जो लिंग है ये क्रिया से आपको पता चल जाएगा। अगर कर्ता के आधार पर क्रिया लगी हुई है तो कर्ता अगर पुल्लिंग होगा तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी। अगर कर्म के आधार पर है तो कर्म पुल्लिंग होगा तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी, ठीक है। इस प्रकार से क्रिया का लिंग हो जाएगा, इसी प्रकार से वचन हो जाएगा और इसी प्रकार से वाच्य भी होगा। अब आप कहेंगे कि वाच्य क्या होता है। तो कक्षा 10 में जो है हम सभी ने वाच्य पढ़े थे। एक बार फिर से ध्यान दीजिए। कक्षा 10 में हमने वाच्य पढ़े थे। तो वाच्य जो है ये वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला है कर्तृवाच्य, ठीक है। दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा जो है वो है भाववाच्य। एक बार इस माइंड को रिफ्रेश कर लीजिए। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, इस प्रकार से ये 3 वाच्य हो जाते हैं। अब वाच्य कैसे होता है? तो क्रिया से ही वाच्य की पहचान होती है। कैसे? अगर क्रिया कर्ता के आधार पर है, मतलब क्रिया का लिंग वचन ये सब कर्ता के आधार पर निश्चित हो रहा है तो वहाँ पर होगा कर्तृवाच्य। अगर कर्म के आधार पर क्रिया का लिंग वचन निर्धारित हो रहा है तो वहाँ होगा कर्मवाच्य। और अगर क्रिया का लिंग वचन भाव के आधार पर निर्धारित हो रहा है तो वहाँ होगा भाववाच्य। साधारण सी चीज़ बता देता हूँ, समझ लीजिए। यहाँ 3 चीज़ें देखनी है, कर्ता, कर्म और क्रिया। तो यहाँ कर्तृवाच्य के इसमें प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म में द्वितीय होती है और क्रिया जो होती है कर्ता के अनुसार होती है, ठीक है। कर्मवाच्य होगा उसके कर्ता में जो है तृतीया विभक्ति होगी, से द्वारा ये लगेगा, ठीक है। कर्म में द्वितीय विभक्ति कन्फर्म है। और जो क्रिया होगी ये कर्म के अनुसार होगी। और भाववाच्य होगा, भाववाच्य के कर्ता में हमेशा तृतीया विभक्ति रहेगी, इसमें भी से द्वारा जुड़ेगा कर्ता के साथ में, ठीक है। जो भाववाच्य का कर्म है, ठीक है ना, भाववाच्य के कर्म में जो प्रथमा विभक्ति रहती है, नहीं तो द्वितीय भी कई बार कर देते हैं, ज़्यादातर प्रथमा ही मिलेगी। और जो क्रिया होगी ये न तो कर्ता के आधार पर होगी न कर्म के आधार होगी, ये सीधी भाव के आधार पर होगी। जैसे उदाहरण लेते हैं,
राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, राम पुस्तक पढ़ता है। तो राम, अब पहचानने के लिए देखो, राम पुल्लिंग है, क्रिया देखो पुल्लिंग की आ रही है। राम एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की आ रही है। कर्ता के आधार पर क्रिया है ये निश्चित करने के लिए आप जैसे अभी कर्ता अपन ने पुल्लिंग का लिया हुआ है, तो अगर स्त्रीलिंग का कर्ता ले, जैसे राम की जगह मैं लेता हूँ सीता। ठीक है, अगर सीता पुस्तक पढ़ता है तो ये वाक्य गलत हो गया। जैसे ही हमने कर्ता चेंज किया वैसे ही हमें क्रिया को भी चेंज करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ बनेगा सीता पुस्तक पढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिया जो करता है पुल्लिंग का नहीं रह करके स्त्रीलिंग का हो गया। ठीक है, तो क्रिया भी हमें स्त्रीलिंग की करनी पड़ेगी। सीधा सीधा से समझ में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, कर्तृवाच्य है। अब कर्मवाच्य में कैसे होगा, जैसे राम द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। एक दूसरी स्थिति भी होती है जिसमें यहाँ पर जो है प्रथमा ही रह जाती है, लेकिन यहाँ पर ने जुड़ता है। अगर प्रथमा रखते हैं तो ने जुड़ेगा। राम ने पुस्तक पढ़ी। अब देखिए, पुस्तक और पढ़ी, पुस्तक स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग की हो गई। पुस्तक एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की हो गई। ठीक है, तो मैंने आपको से द्वारा का भी बताया और ये कर्म द्वितीय रह रहा। अब आगे चलते हैं। भाव के आधार पर कैसा है, राम द्वारा पुस्तक नहीं पढ़ी जाती। तो ये भाव पर हो गई क्रिया। नहीं पढ़ने का भाव है कि भाई पढ़ना नहीं आता, इसलिए वो पढ़ नहीं सकती। ना पुस्तक से कोई मतलब है ना राम से। अब जैसे कर्मवाच्य और भाववाच्य वाक्य है, इसमें आप भले ही कर्ता कितनी बार चेंज कर दो, अभी पुल्लिंग का करता है स्त्रीलिंग का कर दो। सीता द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, सीता ने पुस्तक पढ़ी, सीता द्वारा पुस्तक नहीं पढ़ी जाती। तो बाकी कोई वाक्य में या क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर अपन जैसे कर्मवाच्य वाक्य है, पुस्तक की जगह कुछ और रख दे, जैसे अखबार, राम द्वारा अखबार पढ़ा गया, तो जैसे ही मैंने कर्म स्त्रीलिंग की जगह पुल्लिंग का कर्म लिया तो पुल्लिंग का कर्म लेते ही क्रिया भी पुल्लिंग की हो गई। तो जहाँ पर क्रिया कर्म के आधार पर होती है तो उसमें कर्मवाच्य वाक्य होता है, और जहाँ पर क्रिया भाव के आधार पर है वहाँ पर। अब देखिए, राम द्वारा अखबार नहीं पढ़ा जाता, वो पढ़ने का भाव है, नहीं पढ़ने का भाव है, इसलिए यहाँ पर क्रिया जो है वो भाव के आधार पर है। तो एक छोटी सी पहचान है, अगर जाता जाति ये शब्द लगे हुए हैं क्रिया के बाद तो वो भाववाच्य वाक्य होगा, और बाकी आपको कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में से डिसाइड करना पड़ेगा कि क्रिया किसके आधार पर लगी हुई है। ठीक है, तो ये है वाच्य की पहचान। उसके बाद है काल, और उसके बाद है जो वाक्य का अन्य पदों के साथ में, क्रिया का जो है अन्य पदों के साथ में संबंध क्या है ये बताना होता है। ठीक है, अब अपन जो है क्रिया का पद परिचय करते हैं। ये सारणी जो है सबको याद रखनी है, तभी आप वाच्य की पहचान आसानी से कर पाओगे।
जैसे वाक्य लेते हैं, राम ने रावण को मारा। ठीक है, इसमें क्रिया है मारा। तो मारा जो शब्द है, मारा क्रिया है, इसकी पहचान बताएंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, क्रिया का प्रकार। मारा कौन सी क्रिया हो गई, सकर्मक है या अकर्मक? कर्म आया हुआ है, इसका मतलब सकर्मक क्रिया। फिर क्रिया का लिंग। लिंग क्या है, मारा। अब चूंकि यहाँ पर कर्ता और कर्म दोनों जो है पुल्लिंग के ही हैं, तो इतना ज़्यादा सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। और मारा शब्द से ही सीधा पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग की क्रिया है। क्रिया का जो वचन है ये क्या होगा, तो ये एक वचन होगा। ठीक है, अब क्रिया का वाच्य कौन सा है, राम ने रावण को मारा। अभी ने भी लगा हुआ है, को भी लगा हुआ है, ध्यान देना। ठीक है, तो यहाँ पर राम के आधार पर क्रिया चल रही है, इसलिए यहाँ पर ये जो है वो कर्तृवाच्य हो गया। कर्तृवाच्य वाक्य, क्योंकि कर्म भी साथ में जुड़ा हुआ है। कर्म का जो पहचान है वो साथ में आई हुई है। ठीक है, अब आगे क्या होगा, आगे अपन को लेना है काल। तो मारा मतलब मार चुका है, तो ये हो गया भूतकाल। ठीक है, और लास्ट बचा वाक्य में अन्य पदों के साथ संबंध। तो आप सीधा बता सकते हैं, राम करता है और रावण जो है कर्म है। मारा क्रिया का कर्ता, राम तथा कर्म रावण है। ये इसका संबंध हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसका जो है पद परिचय देना है। तो कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, इसके 6 पॉइंट हो गए। आपको ये सारे जो है पद परिचय में बताने हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। सभी घर पे अभ्यास करें।